कांटे के मुकाबले में आखिरकार रेजिप ताइप एर्दोआन फिर तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। 14 तारीख को हुए चुनाव के पहले राउंड में एर्दोआन को बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके बाद फिर मुकाबला हुआ और 52% से ज्यादा वोट पाकर एर्दोआन ने लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति का पद अपने नाम कर लिया। जिसके बाद रेजिप ताइप एर्दोआन के समर्थक फूले नहीं समाये और राजधानी अंकारा की सड़कों पर उतर आए। कोई कार में आया तो कुछ बस में और कई लोग तो पैदल ही निकल पड़े। पुरुषों से लेकर महिलाएं और बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक एर्दोआन की जीत पर खुशी में डूबे दिखे। इतने लोग घरों से निकल आए कि सड़क पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। एर्दोआन की एक झलक देखने के लिए हजारों लोग तो राष्ट्रपति आवास के बाहर ही पहुंच गए। तस्वीरों में राष्ट्रपति आवास ऊपर से नीचे तक रोशनी में डूबा नजर आया और लोगों का हुजूम तुर्की का झंडा थामकर एर्दोआन की जीत का जश्न मनाता दिखा। मगर सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि गाजा पट्टी में भी एर्दोआन की जीत पर फिलिस्तीन के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुर्की फिलिस्तीन का पुराना दोस्त है और एर्दोआन फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक हैं। इसलिए तुर्की में एर्दोआन की जीत का ऐलान होते ही गाजा पट्टी में मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई। मिठाई भी कोई आम नहीं बल्कि खास तौर पर एर्दोआन के नाम और तस्वीर के साथ तैयार की गई। तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है और रेजिप ताइप एर्दोआन के राज में तुर्की फिलिस्तीन की अलग देश की मांग के हक में रहा है। यही वजह रही कि एर्दोआन की जीत की खुशी में फिलिस्तीन के लोग उनकी बड़ी सी तस्वीर लेकर सड़कों पर आ गए और पार्टी करने लगे। लोगों ने सड़क किनारे खंभों पर तुर्की के झंडे भी लगा दिए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की नौसेना इन दिनों एयरक्राफ्ट कैरियर की भारी किल्लत से गुजर रही है। चीन के पास कहने को तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही चालू हालत में, जिसके दम पर वो दुनिया को धमका रहा है, जबकि बाकी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन को अंजाम देने की हालत में नहीं है। इनमें एक युद्धपोत की मरम्मत की जा रही है जबकि दूसरे का समुद्री परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में चीनी नौसेना को सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग से काम चलाना पड़ रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ रोज पहले ही ताइवान के समुद्री इलाके से होकर उत्तर की ओर जाते हुए देखा गया था। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि चीन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चीन सागर में एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। हालांकि चीन की तैयारी आने वाले 7 साल यानी 2030 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की है ताकि वो समंदर में सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे सके। इस बीच सेमीकंडक्टर चिप पर लिए जापान के फैसले से चीन बौखला गया। उसने जापान की लगाई पाबंदियों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए जापान से सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग कर दी, क्योंकि जापान ने चीन को निर्यात किए जाने वाले 23 तरह के सेमीकंडक्टर उपकरणों पर बैन लगा दिया, जिसके बाद चीन के वित्त मंत्री ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता डाला। वहीं अमेरिका चाहता है कि चीन में सुपर कंप्यूटर का काम धीमा हो जाए, क्योंकि चीन सुपर कंप्यूटर की मदद से न्यूक्लियर वेपन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना चाहता है। और चीन का आरोप है कि जापान ने अमेरिका के इशारे पर ही उसके देश में सेमीकंडक्टर चिप के निर्यात पर पाबंदी लगा दी ताकि उसके यहाँ तैयार हो रहे सुपर कंप्यूटर के काम को रोका जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन नहीं बल्कि उनकी बेटी वहां की अगली तानाशाह हो सकती है। कहा जा रहा है कि किम उत्तर कोरिया की सत्ता में किसी तरह की हिस्सेदारी अपनी बहन को नहीं देना चाहते। माना जा रहा है कि किम ने अगर एक बार अपनी बहन को सत्ता सौंप दी तो वो उस पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगी। इसी वजह से वो अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किम जोंग उनके बचपन के दोस्त के बयान के आधार पर दिया और बताया कि किम के बाद उनकी बेटी उत्तर कोरिया की बागडोर संभाल सकती हैं। किम की बेटी के कई बार सबके सामने आने के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि आने वाले वक्त में उनकी जगह वो ही लेंगी। और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उनके बचपन के दोस्त ने जानकारी देकर इस बात पर मुहर लगा दी। असल में उत्तर कोरिया के शासक कई बार अपनी बेटी के साथ दिखाई दिए, चाहे वो खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण हो या फिर उत्तर कोरिया में हर साल होने वाली परेड हो। इसी वजह से ये खबरें तेज हो गईं कि किम अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को बना सकते हैं। किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें पहला बेटा और 2 बेटियां हैं। उधर उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने यूरोप के देश पोलैंड के साथ हथियारों की एक बड़ी डील कर ली। दक्षिण कोरिया हथियारों का बड़ा बाजार बनना चाहता है और पोलैंड के साथ हुई उसकी डील को इसी का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण कोरिया से पोलैंड को तोप और रॉकेट समेत कई हथियार मिलेंगे, जिससे पोलैंड की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पोलैंड को डर है कि रूस उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस के खिलाफ उसने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया था और इसीलिए अब पुतिन कई बार पोलैंड को चेतावनी दे चुके हैं। और इन्हीं धमकियों के बीच पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से करीब 1370 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,10,000 करोड़ रुपए की डील की, जिसके तहत पोलैंड को रॉकेट लॉन्चर, K2 टैंक, तोपें, लड़ाकू विमान और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। पिछले साल अगस्त में भी पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से 770 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 60,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे थे, जो रकम इस साल दुगनी हो गई। मतलब पोलैंड को डर है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन की तरह उस पर भी जल्द हमला हो सकता है। इधर सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली चाल फिर से नाकाम हो गई। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के 2 ड्रोन मार गिराए। घुसपैठ की यह कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अमृतसर जिले के धनोई खुर्द गांव के पास की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन से घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि ड्रोन के जरिए नशे के सामान की तस्करी की जा रही थी। बीएसएफ के जवानों ने एक तस्कर को भी पकड़ा।
जानकारी मिली कि बीएसएफ ने रात में पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अमृतसर जिले के धनोई खुर्द गांव के पास दिखा। एक स्मगलर को धर दबोचा, जिसके पास से तकरीबन 3.2 केजीज हेरोइन, हाई ग्रेड हेरोइन मिली है। इस बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और ड्रोन दिखा जिसे ढेर कर दिया गया। उस पर भी नशे का सामान बंधा था। यानी 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से आ रहे 2 ड्रोनों को मार गिराया गया। उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर ने आरोप लगाया कि इमरान खान को शराब और ड्रग्स की लत है। इसके लिए उन्होंने 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराई गई उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट का हवाला दिया और उन्हें नशे की लत होने का दावा किया। इमरान खान की इसी मेडिकल रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इमरान खान की मेडिकल जांच रिपोर्ट में शराब और ड्रग्स की बात सामने आई। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर ने उसी मेडिकल जांच रिपोर्ट के हवाले से इमरान खान को मानसिक तौर पर बीमार भी बताया। साथ ही दावा किया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट में उनके पैर में कोई फ्रैक्चर भी नहीं मिला, जिसका हवाला देकर इमरान खान ने कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी रुकवाई थी और व्हील चेयर का सहारा लिया था। उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अब इमरान खान की छवि खराब करने का प्लान तैयार कर लिया, जिसके लिए पाकिस्तान में जगह जगह वॉल ऑफ शेम लगाई गई और उस पर लगी इमरान खान की तस्वीर पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जूते मारे। इससे पहले शहबाज सरकार ने पीटीआई के नेताओं के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि शहबाज सरकार इमरान की छवि खराब करने का प्लान बना रही है। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि शहबाज शरीफ इमरान का राजनीतिक करियर खत्म करने पर उतारू हैं, क्योंकि रावलपिंडी में इमरान खान के विरोध में वॉल ऑफ शेम लगाई गई, जिसमें लगी इमरान खान की तस्वीर पर शहबाज शरीफ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने जूते मारे। यानी शहबाज शरीफ लोगों के सामने इमरान की छवि को खराब कर रहे हैं और अगर उनका ये प्लान सफल हो गया तो फिर तो इमरान न घर के रहेंगे न घाट के। इस बीच चीन में एक बड़े कोरोना विस्फोट के दावे ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। चीन के एक स्वास्थ्य सलाहकार ने दावा किया कि जून के आखिर तक तो चीन में कोरोना ऐसा विकराल रूप ले लेगा कि वहां हर हफ्ते 6.5 करोड़ लोग वायरस से बीमार पड़ने लगेंगे। और अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि अब चीन कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम नहीं उठाने वाला। अगर चीन का वाकई ऐसा ढीला रवैया रहा तो ये पूरी दुनिया को ले डूबेगा, क्योंकि कोरोना की चपेट में आए चीन के लोगों के घूमने फिरने पर कोई बंदिश नहीं होगी और वो दूसरे लोगों को भी बीमार कर देंगे। 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना इसी तरह फैला था और चीन में अभी मचा कोहराम भी उसकी हीलावाली का ही नतीजा है। बीते साल चीन ने अचानक अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से तौबा कर ली थी, जिसका साइड इफेक्ट अब सामने आ रहा है। लेकिन शी जिनपिंग का फोकस अब कोरोना पर नहीं बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था पर है। और दूसरी तरफ चीन को समंदर में घेरने के लिए पहली बार अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने एक साथ ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। तीनों देशों की नौसेना यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में करेंगी, जिसे चीन अपना बताता है। उसका आरोप है कि अमेरिका उसे घेरने के लिए वहां अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है और वो जानबूझकर उन देशों का साथ दे रहा है जिनका चीन से 36 का आंकड़ा है। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में अगले 1 हफ्ते तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। इससे पहले इसने ताइवान के साथ भी दक्षिण चीन सागर में एक बड़ी ड्रिल की थी और उस वक्त भी चीन ने अमेरिका पर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ये तीनों देशों के बीच होने वाला सामान्य सा सैन्य अभ्यास होगा, जिसका मकसद किसी भी तरह से चीन को उकसाना नहीं है। उधर भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत से घबराए चीन ने LAC पर रूस से मिले हेलीकॉप्टरों की तैनाती शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास LAC पर चीन अपने देश में बने हेलीकॉप्टर तैनात करने से बच रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके हेलीकॉप्टर इस काबिल हैं ही नहीं कि भारतीय वायुसेना का मुकाबला कर सकें। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक LAC के करीब निगाची इलाके में चीन ने एक बेस पर अपने Z-20 हेलीकॉप्टर के बजाय रूस से लिए गए Mi-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। निगाची तिब्बत पठार पर तकरीबन 10,000 फीट पर स्थित है, जो LAC के पास के दूसरे चीनी प्रांतों में सबसे कम ऊंचाई वाला इलाका है। यानी उस ऊंचाई पर भी चीन के Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर कारगर नहीं है, तभी वो रूस के हेलीकॉप्टरों को तैनात कर रहा है, जबकि भारतीय वायुसेना ने पहले से ही LAC पर Mi-17 को तैनात कर रखा है। इधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने बखमुत के स्कूलों में बने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर दिया। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत के स्कूलों में अपने कई ठिकाने बनाए थे, जिन पर उसके खूंखार लड़ाकों ने हमला कर दिया और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि यूक्रेन के ऐसे 9 ठिकानों पर उसने कब्जा कर लिया, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत में खंडहर बन चुकी इमारत पर कब्जे की कोशिश करते दिखाई दिए। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि ये इमारत एक स्कूल की है जो यूक्रेन की सेना का ठिकाना बन गई थी। हालांकि वैगनर ग्रुप के इस दावे पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया और न ही इस दावे को झूठा बताया।